हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले हम स्विंग सीट्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग एम्परर लान वांगजी के साथ मेन पैलेस में रहने के लिए तैयार हो गया था। वो मेन पैलेस के फ्रंट डोर के सामने खड़ा हुआ था। विंग ने बहुत ही हैवी रेड सिल्क पहन रखा था, जो कि उसे अपनी बॉडी पर बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे अपनी वाइट कॉटन रोब्स में रहना ज़्यादा पसंद था, पर वो ये अच्छे से जानता था कि उसे मेन पैलेस के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने होंगे, उसे यहीं के हिसाब से रहना होगा। यहाँ वो विंग की तरह नहीं, जिसे कोल्ड पैलेस में अकेले रहने और मरने के लिए छोड़ दिया गया था, बल्कि यहाँ पर वो वेवुशियन था, सम्मानित इम्पीरियल कॉन्सोर्ट, एम्परर लान वांगजी का लाइफ पार्टनर, जिसकी वैल्यू एम्परर से बस थोड़ी सी ही कम थी। उसकी हर एक कमांड अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। विंग चाहे किसी सर्वेंट या गार्ड को जो भी ऑर्डर देखा वो उन्हें करना ही होगा, लेकिन विंग ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करना चाहता था। उसे यहाँ के गार्ड्स और सर्वेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिवाय कुछ को छोड़कर जो अक्सर कोल्ड पैलेस में जाया आया करते थे। विंग उनसे वैसे बात नहीं कर सकता था जैसे कि वो वेंस से बात करता था, उसकी न्यू फैमिली, और वो यहाँ वैसे एक्ट नहीं कर सकता था जैसे वो नॉर्मली करता था। विंग के सिर पर जो गोल्डन क्राउन था वो पूरी बारीकी से उसके हेयर्स पर लगाया गया था। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद जो कि उन सर्वेंट्स ने की थी, और उस क्राउन को सही ढंग से विंग के सिर पर लगाया था, और साथ में कई सारी खूबसूरत हेयर पिन्स भी थी और जेड ऑर्नामेंट्स। विंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन विंग को पता था कि ये सब ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसे तैयार ना होता तो उसे जियांग्स के न जाने कितने सवालों का सामना करना पड़ता। वो सोचता है कि क्या वो ऐसी लाइफ जी सकता था, हर रोज़ सुबह उठकर अपने हेयर्स और ड्रेस को ठीक करना, अच्छे से पहनना, ताकि वो उस हैवी सिल्क जो बहुत ही कीमती था उसे पहनकर विंग पैलेस में इधर उधर घूमे। कितना थकाने वाला लाइफ स्टाइल है ना ये, और वो भी सारे गलत रीजंस के लिए। पर चाहे जो भी हो, आज विंग अकेले ही अपनी फैमिली के ग्रैंड अराइवल के लिए इंतज़ार कर रहा था, इस उम्मीद में कि वो विंग के सच को न जान जाए। ये रीज़न था जिसकी वजह से विंग ने एम्परर से रिक्वेस्ट की थी, जिसे विंग अब लेंजेन के नाम से जानता था। विंग ने एम्परर से कहा था कि वो उसकी फैमिली और उसके बीच के पहले रीयूनियन से दूर रहें, क्योंकि अगर यान ली उनके बारे में सच जान भी गई तो कम से कम विंग के पास अपनी शीजे के साथ बिताने के लिए कुछ घंटे होंगे, जिनमें यान ली खुश रहती, जहाँ सब कुछ परफेक्ट था, और उसने विंग के लिए जो विश किया था वो सच साबित हो गया था। तभी गार्ड्स ने इम्पीरियल पालकी विंग के सामने रखी, जिन्हें सुबह जल्दी ही जियांग्स के मेंशन के लिए भेज दिया गया था, ताकि जियांग सिबलिंग्स को मेन पैलेस में लाया जा सके। पीछे सर्वेंट्स की लंबी कतार थी जो जियांग सिबलिंग्स के लगेज को लेने के लिए खड़े थे, इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द उनके लिए कमरा तैयार किया जा सके। पर जियांग यानली अपने भाई विंग से मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। उससे अब इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कोई सर्वेंट उसे पैलेस में लेकर जाए। यानली पालकी के पर्दे को एक्साइटेडली ऊपर उठाती है ताकि वो अपने आशियान को ढूंढ सके। तभी उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। जितना ज़्यादा विंग अपनी सिस्टर से मिलने के लिए तैयार नहीं था, पर अचानक से सब कुछ उस मोमेंट में वर्दी लगने लगा था। वो सारी फीलिंग जो विंग ने अपने दिल में इतने टाइम से दबा कर रखी थी, अकेलापन, मिलने की तड़प, ये सारी चीज़ें विंग को बेचैन कर रही थी। विंग मेन पैलेस के सारे नियम कानून तौर तरीक़ों को दरकिनार करके चिल्लाता है, जिए जिए। वो अपनी रेड रोब्स को अपने हाथों में उठाता है और जल्दी से यानली की तरफ भागता है। इस सब में विंग नीचे गिरते गिरते बचा था। विंग की हैंडमेडन्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, योर हाइनेस, पर विंग का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। वो उनकी तरफ देखता तक नहीं है।
अगर नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले गार्ड्स को जियांग को विंग की मौजूदगी के बारे में अनाउंस करना चाहिए था, जो कि सबसे पावरफुल परिवार के थे। लेकिन इम्पीरियल कंसोर्ट विंग से मिलने पर उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए था। लेकिन विंग को इस सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये उसकी फैमिली थी ये उसकी। वो उन्हें देखकर बहुत खुश था। विंग को देखते ही जियांग यानली खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से पालकी के बाहर निकलकर विंग की तरफ जाने लगी। विंग और उसकी सिस्टर यानली एक दूसरे को कसकर अपनी बाहों में भर लेते हैं, एक दूसरे के कसकर गले से लग जाते हैं। जियांग यानली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने पर्पल कलर के क्लॉथ्स पहन रखे थे। वो बोली, आशियान। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। यानली विंग को नहीं जाने देती है। वो अपने भाई को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी। उसने अपने प्यारे भाई विंग को काफ़ी टाइम से नहीं देखा था। यानली बेचैनी के साथ अपने भाई विंग को चेक करने लगी। पहले उसने विंग के शोल्डर्स को स्क्वीज़ किया, फिर विंग ने जो सिल्क पहना था उसे देखा, फिर यानली ने विंग के फेस को पिंच किया। मिला जुला कर ऐसा दिख रहा था जैसे कि विंग अच्छे से पैलेस में रह रहा है, सिवाय एक बात के। यानली बोली, आशियान, तुम पहले से काफ़ी दुबले हो गए हो। क्या यहाँ वो तुम्हें अच्छे से खाना खिलाते रहे हैं ना? विंग ने बात को चेंज किया और कहा, जी, मैं यहाँ का खाना बहुत हेल्दी है। मैं अच्छे से खाना खाता हूँ। आई स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो अपने शीशे के साथ बातें करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसने पीछे पालकी से झांकती हुई उन दो पर्पल आइज़ को नोटिस ही नहीं किया, जो कि गुस्से में उसे देख रही थी। तभी जियांग चैंग की एक तेज़ आवाज़ आई। वो बोला, वे वो शियान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतने महीनों से हमारे लेटर्स को इग्नोर करने की? विंग को पता था कि ये होना ही था, चाहे उसे अच्छा लगे या फिर नहीं। वो शर्मसार होकर अपने हेड को स्क्रैच करते हुए बोला, मुझे आप दोनों को ही एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। तभी जियांग यानली बोली, आशियान, तुम्हें हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पीछे बढ़कर जियांग चैंग को कोने लगी। जियांग यानली ने विंग के गालों को पकड़ते हुए कहा, आशियान, तुम्हें पैलेस में कितना सारा काम करना पड़ता होगा ताकि तुम उस लाइफ में सेटल हो सको जिसके लिए कभी तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे। मैंने आचंग को ऑलरेडी ये बात बताई थी, उसे समझाया था कि तुम्हें बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई। जियांग यानली बहुत काइंड नेचर की थी। वो विंग के कोल्ड साइलेंस के थ्रू देख सकती थी, लेकिन विंग को भी पता था कि उसने उनके लेटर्स को इतने टाइम से अवॉइड करके सही नहीं किया था। पर क्या उसे लगता था कि वो हमेशा ही जियांग सिबलिंग्स से बच सकता था? जियांग चैंग बड़बड़ाते हुए बोला, क्या गिवे भूषण इतना बिजी था कि वो इतना सा रिप्लाई भी नहीं कर सकता था लेटर में लिख कर कि मैं यहाँ अच्छे से हूँ, ठीक हूँ, थैंक यू। जियांग चैंग विंग के झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि विंग झूठ बोल रहा है। वो बोला, विंग, तुमने इम्पीरियल फैमिली में शादी की है और अचानक से तुम हमारे लिए इतना अच्छे हो गए, हाँ? उसके शब्द बिल्कुल चाबुक की तरह चुभ रहे थे, जो कि विंग को हर्ट कर रहे थे। विंग उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहता था। वो चीख कर कह देना चाहता था कि जो उसे पैलेस में आने पर फेस करनी पड़ी थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो विंग नहीं रह पाएगा। वो ज़ोर से ये बात कहना चाहता था कि मैं चुप रहा ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं चुप रहा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जियांग चैंग को वो सभी चीज़ें भी नहीं पता थीं जो विंग ने उसकी नामौजूदगी में झेला था। कितना कुछ सहा था विंग ने, जियांग चैंग को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी विंग अपने कांपते हुए होठों से बस इतना ही बोल पाया, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम लोगों को लेटर लिखना चाहिए था, जल्दी लेटर लिखना चाहिए था। जियांग यानली बोली, आशियान, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से तुमने एम्परर से प्रार्थना की होगी ना कि वो हमें यहाँ पैलेस में इनवाइट करें, है ना? आशियान, तुम हमें इस तरह मनाना चाहते हो, है ना? फिर वो एक बार गुस्से में जियांग चैंग की तरफ देखने लगी और बोली, आचंग, तुम इतने महीनों में
पहली बार आशियान को देख रहे हो, उससे मिल रहे हो और तुम इस तरह से अपने भाई को ट्रीट कर रहे हो। जियांग चेंग गुस्से में बोला, हमें तो ये तक नहीं पता था कि ये वे वुशियान ज़िंदा भी है या मर गया। वे वुशियान, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुमने मुझे और जिया को कितना ज़्यादा स्ट्रेस दिया है? तभी एनली बोली, जियांग वैनियन, अगर तुम्हारे मुंह से एक और बार उल्टा सीधा कुछ भी वर्ड निकला ना, तो मैं पर्सनली तुम्हें खुद से जियांग मैंशन वापस भेज दूँगी। विंग जानता था कि जियांग चेंग उसके लिए चिंतित था, इसीलिए उसे उसके वर्ड्स कड़वे नहीं लग रहे थे। इसीलिए उसने गुस्से में ये सब कहा था विंग को, और इसीलिए वो जियांग चेंग पर गुस्सा नहीं हो सकता था। अगर उसकी जगह विंग होता, अगर जियांग चेंग ने ये सब किया होता, तो विंग भी उस पर ऐसे ही नाराज़ होता। जियांग एनली ने विंग का हाथ कसकर अपने हाथों में पकड़ा और बोली, आशियान, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ज़्यादा दिल से मत लगाओ। वो बोली, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। कई महीनों तक आचंग दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार करता रहा ताकि उसे इम्पीरियल पैलेस से कोई लेटर मिल जाए। वो किसी भी न्यूज़ का इंतज़ार करता रहता था जिससे उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल सके कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। और जब तक हमें पैलेस में आने का इनविटेशन लेटर मिला, तब तक आचंग बहुत थक चुका था और गुस्सा भी हो चुका था। लेकिन फिर भी इसी ने सबसे पहले उस लेटर को रिस्पॉन्ड किया। आचंग ने मुझे इनविटेशन के बारे में बताया जब उसने खुद मेरी तरफ से हाँ कह दिया था, क्योंकि कोई चांस नहीं था कि हम तुम्हें देखने का ये मौका गंवाते। आशियान, आचंग ने तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, इसलिए प्लीज़ उससे नाराज़ मत होना। गुस्से से ज़्यादा शर्म के मारे जियांग चेंग का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वो बोला, जिए, आपने वे वुशियान से ये सब क्यों बोला? आपने तो मुझे अपना चेहरा दिखाने तक के लायक नहीं छोड़ा। बताइए मैं क्या बोलूँ? यानली बोली, आचंग, तुम आशियान को किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ रहे हो। तुम देख नहीं रहे हो क्या कि तुम सबके सामने उस पर ऐसे चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है अब ये क्या है, अभी कौन वह है? आशियान हमारी इम्पीरियल कॉन्सर्ट है, उसकी शादी एम्परर से हुई है जो पूरे नेशन को कमांड करते हैं। आचंग, तुम कौन होते हो हमारी इम्पीरियल कॉन्सर्ट से ऐसे बात करने वाले? तभी विंग धीरे से बोला, जी मैं इम्पीरियल कॉन्सर्ट नहीं हूँ, उस तरह से नहीं जैसे आप मुझे चाहती हो। जी मैं आपका भाई हूँ। यानली ने स्माइल किया जैसे वो अक्सर करती थी। उसकी स्माइल में बहुत काइंडनेस थी, नम्र थी। वो बोली, तुम हमेशा ही मेरे शान रहोगे। तभी जियांग चेंग बोला, वे वुशियान, बेहतर होगा कि तुम हमें ये दिखाओ कि तुम यहाँ कितने अच्छे से रह रहे हो। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मैं सच में बहुत गुस्सा हो जाऊँगा। विंग को हंसी आने लगी थी, इतनी ज़्यादा हंसी आने लगी थी कि उसके आंसू आ रहे थे। वो बोला, आचंग, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जियांग चेंग को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, शो करना बिल्कुल भी नहीं आता था, सिवाय अपने गुस्से के, जो कि वो अच्छे से करता था। विंग बोला, जियांग चेंग, तुम तो ऑलरेडी गुस्सा हो चुके हो। जियांग चेंग बोला, विंग, मैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा। तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं है ना? मैं खुद एम्परर से लड़ जाऊँगा। तभी यानली बोली, आचंग, तुम थोड़ा और तेज़ बोलो ना, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। यहीं पैलेस में तुमको जान से मार दिया जाएगा। जियांग चेंग बोला, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मार डालो मुझे, फिर मैं घोस्ट बनकर वापस आऊँगा और एम्परर को उनकी ग्रेव तक हॉन्ट करूँगा, डराऊँगा, उनको जीने नहीं दूँगा। और फिर ये रीज़न था जिसकी वजह से विंग लेटर नहीं लिखना चाहता था। विंग सोचता है, आई एम रियली सॉरी। उसके चेहरे पर एक सैड सी स्माइल आ गई थी। उसका सीना दर्द से भर गया था। वो सोचता है, आई एम सॉरी, मैं वो खुशी नहीं पा सका जो आप दोनों मेरे लिए चाहते थे। विंग तभी अचानक से पीछे मुड़ जाता है ताकि वो अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपा सके। विंग अपनी फैमिली से कहता है, मेरे पीछे आइए, ये सोचकर कि न जाने
कब तक वो उनसे इस कड़वे सच को अपनी फैमिली से, अपनी शीजे से, अपने भाई से छुपा पाएगा। आई एम सॉरी, आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा बना है। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लॉन्ग बन सके। ओके, प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होना। ओके, अभी के लिए फिर बाय बाय।